नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि देश में असल में 4 जातियां हैं: किसान, मजदूर, महिला और युवा। सीएम शर्मा ने कहा कि जब तक इन चारों वर्गों का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई कृषि योजना लागू की जा रही है। मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही युवाओं के लिए नए रोजगार और कौशल विकास और अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। सीएम शर्मा ने जनता से अपील की कि सरकार की योजनाओं का लाभ लें और प्रदेश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को राजस्थान में हर हाल में पूरा किया है और पूरा किया जाएगा, ताकि हर वर्ग मजबूत होकर प्रदेश और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि सबसे पहले ये दुबे कौन है। हिंदी भाषी नेताओं को उसके बयान की निंदा करनी चाहिए, ताकि साबित होगा कि आप महाराष्ट्र से हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब भाजपा सांसद मराठी लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो सीएम और उनकी कैबिनेट चुप क्यों है। राउत ने कहा उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई हक नहीं है। राउत ने कहा कि खुद को असली शिवसेना मानने वाले शिंदे को अपनी दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिंदे को सलाह दी है कि मोदी और शाह से जाकर पूछे कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। राउत ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा लोगों पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। उन्होंने दुबे के बयान की गलत बताते हुए कहा कि उसे सही करना देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जिम्मेदारी है। राउत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। निशिकांत दुबे पर संजय राउत का ये तीखा हमला सामने आ रहा है। संजय राउत ने निशिकांत पर तीखा हमला बोला है। लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कुछ लोग षड्यंत्र के तहत आतंक और अपराध फैला रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम किया जा सके। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये काम एक राजनीतिक गैंग कर रहा है और जल्द इसका पर्दाफाश होगा। उन्होंने लालू यादव के राज की भी तुलना करते हुए कहा कि तब मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों की पंचायत लगती थी और अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज ने दावा किया है कि बिहार में कानून व्यवस्था पर कार्रवाई हो रही है और गंगा राज, जंगल राज का आरोप अब गलत लग रहा है। चार जुलाई को रात 11:30 बजे बिहार के बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई है और ये हत्या कोई ऐसी वैसी हत्या नहीं थी, बल्कि गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना के बाद से पुलिस लगातार अपराधियों को घर पकड़ के लिए छापेमारी कर रही है और अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी क्रम में एक शूटर उमेश यादव की सोमवार को गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात को ढेर कर दिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक आरोपी राजा को ढेर कर दिया है। पटना के मसल्लामी में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। शूटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सोमवार को रात भर रेड मारा। इस क्रम में कुख्यात राजा ने पुलिस पर गोली चला दी। तब
जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने राजा को ढेर कर दिया। सूत्रों के अनुसार राजा ने ही उमेश यादव को हथियार की सप्लाई की थी और एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि वंचित अपराधी विकास उर्फ राजा रात करीब 2:45 पर दमरिया घाट के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जानकारी के अनुसार रात 3 बजे के आसपास यह एनकाउंटर हुआ है। मसलामी थाना क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर दूर पीर दमरिया घाट के पास पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुख्यात अपराधी राजा, जो कि 29 साल का था, वो ढेर हो गया है। पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के एक आरोपी को देर रात छापेमारी के दौरान कथित पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी इस एनकाउंटर की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने बीती रात इलाके में छापेमारी अभियान चलाया था। इसी दौरान आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। अब इस कार्रवाई के बाद पुलिस को हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा है और वहीं पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की सूचना तुरंत साझा करने की अपील की है, ताकि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क पर पुलिस की कड़ी नजर और कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला जालंधर के सामने आया है, जहां काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूनिट ने फगड़वाया और कपूरथला क्षेत्र में सक्रिय गैंग के मुख्य ऑपरेटिव हिमांशु सूद को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी ने जानकारी दी है कि शुरुआत जांच में सामने आया है कि हिमांशु सूद दुबई और यूएई में बैठे नमिन शर्मा के इशारे पर काम करता है। नमित शर्मा लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है और विदेश से ही गैंग के कामकाज को संचालित करता है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग की साजिश राज्य में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की थी, लेकिन एनकाउंटर इंटेलिजेंस की सतर्कता से यह साजिश समय रहते ही विफल कर दी गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई नेटवर्क और फंडिंग के स्रोत का भी खुलासा होगा। डीजीपी ने कहा है कि पंजाब पुलिस गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी साजिशों को किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के सेमगुमल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पर वक्त ट्रेन की चपेट पर आ गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा रेलवे की बड़ी लापरवाही के चलते हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है क्रॉसिंग अनगेट थी और वहां रेल गेट बंद नहीं किया गया था, जिससे स्कूल वैन सीधे पटरी पर आ गई और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट पर आ गई। हादसे के तुरंत बाद घायल छात्रों को कुड्डालोर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस और रेलवे अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार अनगेट रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे से ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रेलवे ने कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तमिलनाडु के कुड्डलोर और अल्पकम के बीच रेलवे लेवल क्रॉस गेटिंग में 170 हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दक्षिण रेलवे ने बताया है कि नॉन इंटरलॉक्ड गेट के गेटकीपर ने स्कूल बस चालक के आग्रह पर बिना अनुमति के गेट खोल दिया है। इस लापरवाही के बाद गेटकीपर को निलंबित कर दिया गया है और नियमों के तहत सेवा समाप्ति कर दी गई है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को रेलवे ने 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है।
इटावा के थाना सिविल लाइन इलाके के तोड़ा गांव में जमीन विवाद ने एक ही परिवार में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। खेत जोतने को लेकर दो सगे भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें धारदार हथियार से हमला कर एक भाई कपल सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। इस संघर्ष में कृपाल सिंह की पत्नी सीमा और बेटा बॉबी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष का भाई रामकिशोर भी घायल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों के पिता की करीब 1 माह पहले मौत हुई थी। पिता के हिस्से की 4 बीघा जमीन को लेकर परिवार में बंटवारे की बात चल रही थी। इसी दौरान खेत जोतने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चल गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, सीओ सिटी और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे पर लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सिटी ने बताया है कि दोनों भाइयों के बीच पहले ही 12 बीघा जमीन बंट चुकी थी, लेकिन बाकी 4 बीघा को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है और पुलिस ने एहतियात सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। घटना मालूम पड़ा है कि 2 बीघा की जगह के पीछे जो है झगड़ा हुआ है, जो कि किशोर कह रहा था मुझे 2 बीघा पूरी चाहिए, जबकि कृपाल ने जो है 2 बीघा में से 1 बीघा कर दी थी खेती। इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ है। झगड़ा जिसमें हुआ है कौन लोग लगते हैं यहाँ पर? दोनों पक्ष हमारे गांव के हैं, नहीं परिवार के नहीं, गांव के हैं। देखिए, ग्राम टोड़ा थाना सिविल लाइंस के वही परिवार के 2 भाई थे, सगे भाई। उनके मध्य 16 बीघे उनके पास खेत था। पूर्व में ही उन लोगों के द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया गया था, जिसमें 6-6 बीघे दोनों भाइयों ने बांट लिया था और 4 बीघे पिताजी के नाम रखा था कि जब पिताजी एक्सपायर कर जाएंगे उसके पश्चात हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे। 1 माह पूर्व संभवतः पिताजी एक्सपायर हुए। इसके बाद से दोनों भाइयों ने उसके बंटवारे की बात की थी। आज मौके पर ये लोग पहुँचे, वहाँ बंटवारे को लेकर के फिर आपस में विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके चलते गंभीर रूप से एक भाई घायल हुआ, जिसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी दुखद मृत्यु डॉक्टर के द्वारा बताई गई है। दूसरे भाई को भी चोटें आई हैं। उनको अभी जो डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है प्रथम दृष्टया, उन्होंने बताया कि ये खतरे से बाहर है, इनकी स्थिति सामान्य है और उपचार उनका जारी है। तहरीर प्राप्त कर आगे की अग्रेतर जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 72 घंटों में जलस्तर में करीब 168 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें घाटों पर पानी भरना शुरू हो गया है। 80 घाट, दशमाश घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट जैसे प्रमुख घाट अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिसमें वहां होने वाली धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए राहत शिविरों की व्यवस्था शुरू कर दी है, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह दी जा सके। आपदा प्रबंधन दल, जल पुलिस और एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ड्रोन की मदद से गंगा के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो घाटों के आसपास ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। माना जा रहा है कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जलस्तर में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इसी के साथ उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और मानसून विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुमान देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने को कहा है और लोगों से ये अपील की है कि बिना वजह वो घर से बाहर ना निकले और ऐसी जगह पे ना निकले कि कोई जनहानि होने की संभावना हो। चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में ये अलर्ट जारी किया गया है। वैसे ही ये पहाड़ी इलाके हैं और मौसम खराब होने में प्रशासन बार बार ये अपील कर रहा है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। जो भी पर्यटक है, जो वहां घूमने गए लोग हैं, वो भी सावधानी बरतें और बिना वजह इधर उधर ना जाएं। लोगों से सुरक्षित उन्होंने अपील की है कि लोग वहां सुरक्षित रहें। देहरादून में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है कि बिजली भी गिर सकती है, जिसे देखते हुए सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और नदी नालों के पास जाने से थोड़ा बचें। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए हाईवे और मुख्य मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बिजली आपूर्ति और यातायात को लेकर भी प्रशासन ने सभी विभागों को तैयार रहने को कहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। स्थानीय लोगों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। एक प्रशासन का नंबर भी सामने आया है, जिसमें अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। ये सारे जरूरी जो भी कार्यवाही है वो की जा रही है, जिससे कोई जनहानि ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार के पूर्णिया जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गांव में काले जादू के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर पूर्णिया से भाजपा विधायक विजय खेमका ने कहा है कि घटना बेहद दुखद है और शर्मनाक है। वो खुद मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने शोक संपन्न परिवार से मुलाकात की थी। विधायक ने भरोसा दिलाया कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और बाकी दोषियों को भी जल्द पकड़कर जेल भेजा जाएगा। गांव में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। देखिए, बहुत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। और ये ईस्ट ब्लॉक के जो रजीगंज पंचायत है, उसके तटगामा जो गांव है आदिवासियों का, वहाँ का ये निवासी थे, जिनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। और मैं उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और बहुत मैंने कहा पीड़ादायक घटना है कि एक ही परिवार के 5 लोग की इस तरीके से जघन्य रूप से हत्या की गई है। पुलिस सक्रिय है और पुलिस मैं घटनास्थल पर भी गया था। वहाँ पूर्णिया के डीआईजी वहीं थे, एसपी और डीएम, डीएसपी, सारा पुलिस महकमा और जिला प्रशासन वहीं पर था। 5 जो शव थे उसको भी पुलिस ने प्राप्त कर लिया है और अभी वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। अगली खबर सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर पुलिस को प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड की सुपारी देने वाले दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इनके पास से तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इससे पहले हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी को 1 लाख के इनामी बदमाश को भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। पूरा मामला थाना गागलहेड़ी क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब इस केस से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की तैयारी में है। घटना के बाद से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। हापुड़ में एसपी ज्ञानजय सिंह के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सिंभावली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20,000 के इनामी गौस्तकर से मुठभेड़ की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल गौस्कर में गौस्की आमर्स एक्ट और गैंगस्टर समेत करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और वहीं लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मौके से बदमाश के पास से हथियार और एक बाइक भी बरामद की है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अफसरों का कहना है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उनका नेटवर्क तोड़ा जाएगा।
एसपी ज्ञानजय सिंह ने साफ कहा है कि हापुड़ में अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके में गौर तस्करी करने वाले निगोही हड़कंप मच गया है और पुलिस ने बाकी फरार बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। देर रात्रि थाना सिंभाली पुलिस की बड्ढा नहर पुलिया पर गिल्लू नाम के एक वांछित बदमाश से मुठभेड़ हुई है। गिल्लू पर गैंगस्टर एक्ट और गोकशी आदि के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे तथा वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। उस पर 20,000 का इनाम भी था। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। देर रात्रि थाना सिंभाली पुलिस की मसूरी की हसीन वादियां उस वक्त खौफनाक हादसे का गवाह बन गई जब सुकून की तलाश में आए एक पर्यटक का सफर खाई में गिरने से मौत हो गई। करीब जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर निवासी यशपाल सिंह अपनी पत्नी और भाई के साथ मसूरी घूमने गए थे। लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास यशपाल सिंह शौच के लिए सड़क किनारे गए, तभी उनका पैर फिसल गया और वो करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। मसूरी फायर सर्विस पुलिस 108 एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में मौके में पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बहादुर जवानों ने जान जोखिम में डालकर घायल यशपाल सिंह को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला। घायल को 108 एम्बुलेंस से तुरंत मसूरी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यशपाल सिंह अब खतरे से बाहर हैं। हादसे के बाद पर्यटक और स्थानीय लोग फायर सर्विस और पुलिस टीम की तारीफ कर रहे हैं, जिनकी मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया और एक परिवार की खुशियां बरकरार रहीं। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कावड़ यात्रा की तैयारी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। हर साल लाखों कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने त्वंग जाते थे। ऐसे में इस बार भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है। यात्रा के दौरान किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और यातायात सुचारू रहे। साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम समेत सभी विभाग तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। कावड़ यात्रा इस साल 11 जुलाई से शुरू होगी और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर रूट डायवर्जन तक पहलू पर खास नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।